नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है संजय स्टडी। आज अपन चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की ओर, जो है बुद्धि। तो बुद्धि शब्द जो है होता है वो होती है इंटेलिजेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। यहाँ से अपन इसके कुछ MCQ सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने ही बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो एक सामान्य तत्व नहीं होती है, मतलब उसमें कोई एक सामान्य तत्व नहीं पाया जाता है। जैसे कोई एक कारक, जिसे मतलब एक कारक या एक खंड सिद्धांत भी कहते हैं, और ना ही किसी एक तत्व की इसमें सत्ता होती है। यानी कि बुद्धि जो होती है वो एक जैसे परमाणु का मॉडल बताया था वैसे होती है, जिसके अंदर बहुत सारी बुद्धियाँ या बहुत सारी जो विशेषताएं होती है वो स्वतंत्र होती है। इसमें किसी एक बुद्धि या एक विशेषता की कोई एक सत्ता नहीं होती, एक चीज़ नहीं होती है। ये जो सिद्धांत था, ये जो मॉडल था, ये बताया था थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 18 वर्ष है। तो टर्मन के अनुसार बुद्धिमत्ता का स्तर होगा औसत, प्रतिभाशाली, पिछड़ा, सीमा पर या सीमावर्ती। तो देखिए, जो बुद्धि लब्धि वाला जो टॉपिक है IQ, इसके जो आगे भी आएगा इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये किसने दिया था, कब दिया था, इसमें इसके जो सूत्र थे, जो सूत्र था मेंटल एज इक्वल टू CA/100। ये सूत्र आगे अपन इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे। आगे मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है इसका। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बुद्धि लब्धि होती है वो यहाँ पर क्या दे रखी है, इसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 18 वर्ष है। तो देखते हैं इसकी बुद्धि लब्धि कितनी आती है। तो 18 जो इसकी मानसिक आयु है और बुद्धि लब्धि है इसकी 12 × 100। तो इसको काटेंगे 6 से 2 बार, इसको 3 बार, 2 से 50, 100 को काटेंगे 50 बार, और ये ऐसा हो जाएगा इंटू, यानी कि इसकी बुद्धि लब्धि है 150। तो देखते हैं, इसकी बुद्धि लब्धि आई 150। तो औसत बालकों की जो बुद्धि होती है, औसत बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 110 के बीच में होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 प्लस, और जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है, पिछड़े बालकों की होती है 80 से 90, ये एवरेज होता है। और सीमावर्ती यानी कि वही जो औसत पे होता है। तो इस बालक की IQ आई 150, यानी कि ये बालक है प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली। इस क्वेश्चन को आप बिना इस IQ निकाले भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि जैसे कि मान लो कि बच्चे की वास्तविक आयु बता रखी है 12 वर्ष और मानसिक आयु बता रखी है 18 वर्ष, यानी कि कोई 12 वर्ष का बालक है जो 18 वर्ष के बालक के भांति चिंतन कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, समस्या समाधान कर सकता है। तो अपने से बड़े बड़े बच्चों की तरह सोच सकता है, तो वो प्रतिभाशाली ही होगा। औसत बालक कभी अपने से अधिक वाले के बारे में नहीं सोच सकता, और पिछड़ा जो होता है वो अपने से कम, जो कम उम्र के बालक होते हैं उनकी तरह सोचता है। तो क्वेश्चन इस तरह भी सोल्व हो सकता था बिना IQ निकाले। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है आनुवंशिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेणीगत बुद्धि और समूह बुद्धि। तो स्पीयरमैन ने एक सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो है द्विकारक सिद्धांत, और बाद में दिया था त्रिकारक सिद्धांत। इसमें इन्होंने एक चीज़ और ऐड करी थी, त्रिकारक। तो इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है उस बुद्धि में एक विशिष्ट, यानी कि एक विशिष्ट सामान्य तत्व होता है जी, और उसके साथ जुड़े होते हैं ये स्मॉल जी, जो कि होते हैं समूह तत्व। ये तो होते हैं समूह तत्व, और ये होता है जी विशिष्ट। और जो समूह तत्व होते हैं इसके अंदर जुड़ी होती है बहुत सारी विशेषताएं, जो होती है एस, जिसको जो त्रिकारक तत्व था जो स्पीयरमैन ने दिया था बाद में, जिसमें इन्होंने ये ऐड किया था समूह तत्व। तो इसमें जो जी इंगित करता है वो इंगित करता है विशिष्ट बुद्धि को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा
जो जी इंगित करता है वो इंगित करता है सामान्य बुद्धि को, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा तत्व नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद और परिणाम। तो गिलफोर्ड ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, इन्होंने गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बुद्धि को एक क्यूब या एक मॉडल के थ्रू समझाया था। वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो एक त्रिआयामी मॉडल के जैसी होती है। जो बुद्धि होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जिसमें इसके ये पक्ष होते हैं, इसके जो क्यूब्स होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं और बहुत सारी बुद्धि भरी होती है। ये जो मॉडल दिया था, ये दिया था गिलफोर्ड ने, जहाँ पर इन्होंने बताया था, एक बताई थी इन्होंने विषय वस्तु, एक बताई थी संक्रिया और एक बताया था उत्पाद। इन चीज़ों के भी इन्होंने अंदर भाग बताए थे, जैसे कि इसके 5 भाग बताए थे, इसके 3-4 भाग बताए थे, इसके भी वर्ग, इकाई, वर्ग, यूनिटी वगैरह बताए थे, जो कि अगले महीने इन सब का भी एक क्वेश्चन डाला है, तो वहाँ पर इसकी अपन खूब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये 3 चीज़ें बताई थी, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, लेकिन परिणाम का कोई जिक्र नहीं किया था। जो लेकिन और क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि जो कौन सा तत्व है जो इन्होंने नहीं बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा परिणाम। इसका राइट आंसर है परिणाम। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि का संबंध निम्न में से किससे है? यानी कि जो बॉडी मोटर इंटेलिजेंस है, यानी कि जो शरीर से संबंधित होती है, वो उसका संबंध किससे? शल्य चिकित्सक, वाचक, राजनीतिक नेता और कवि। तो देखिए, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करता है? शल्य चिकित्सक। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताऊं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सर्जन्स, जो होते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशंस करते हैं, सर्जरी करते हैं, वो ये होते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि वो बहुत बारीकी से सर्जरी करते हैं, तो उन्हीं में ही जो शारीरिक गतिक बुद्धि होती है वो पाई जाती है, यानी कि शल्य चिकित्सक। वाचक में नहीं होगी, राजनीतिक नेता में भी नहीं होगी, कवि में भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता नहीं है? सांवेगिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर इमोशन का कंट्रोल होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। स्वयं के संवेग और भावनाओं की समझ, स्वयं के समय को प्रकृति प्रबलता तथा परिणाम की समझ, उच्च बुद्धिमान लोगों के साथ अंतःक्रिया के दौरान कभी कभार हीन भावना आ जाना, या स्वयं एवं अन्य के समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण कर सकना। तो जो अगर कोई व्यक्ति है वो सामूहिक रूप से स्थिर है, यानी कि बुद्धिमान है, तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं होगी, ये बताना है अपन को। तो देखिए, अगर वो सामूहिक रूप से बुद्धिमान है तो वो स्वयं के संवेगों की भावनाओं की उसको समझ होगी, स्वयं के समय की प्रकृति प्रबलता परिणाम की उसको समझ होगी, स्वयं और दूसरों के जो समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान जो उसके संवेग है उसको कैसे व्यक्त करना है, उन पर नियंत्रण होगा। लेकिन जो उच्च बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं सामूहिक रूप से, वो कभी भी उनमें हीन भावना की भावना कभी भी नहीं आती है। वो हमेशा दूसरों के सामने अच्छे रूप से प्रकट होते हैं, वो कभी भी उनसे हीन भावना नहीं रखते। तो ये विशेषता है जो सामूहिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक कार्य का यह परिणाम है? बिने, स्पीयरमैन, गार्डनर या स्टर्नबर्ग। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पीयरमैन। इससे पहले भी अपन एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्पीयरमैन ने एक द्विकारक सिद्धांत दिया था, और एक बाद में उन्होंने फिर एक समूह तत्व ऐड किया था त्रिकारक सिद्धांत में। तो उन्होंने एक सामान्य बुद्धि बताई थी जो जी से इंगित होती थी। तो इस चीज़ से का संबंध आप इससे निकाल सकते थे कि जो सामान्य मानसिक योग्यता होती है वो स्पीयरमैन ने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ संयोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमर चिंतन की योग्यता है। कूट दिए हुए हैं कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और सी सही है, ए, बी और सी। तो इनमें बताइए कौन सा ऑप्शन सत्य है? नवीन पर्यावरण के साथ संयोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमर चिंतन की योग्यता। तो इसका राइट आंसर होगा
तीनों जो होती है वो बुद्धि की विशेषता होती है कि जो बुद्धि होती है वो पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता होती है, यानी कि अपन पर्यावरण के साथ समायोजन कर सकते हैं। बुद्धि सीखने की भी योग्यता होती है, इसी के बल पर अपन सीखते हैं। और बुद्धि जो होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है, यानी कि कोई चीज़ अपने प्रत्यक्ष नहीं रखी हुई है उसके बावजूद भी अपन उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अपन में बुद्धि, अपन में इंटेलिजेंस है, इसलिए अपन अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं बुद्धि की बदौलत। तो ये तीनों चीज़ें बुद्धि की विशेषता होती है, यानी कि ए, बी और सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय। एक अकेला और जातीय विचार नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक अकेला जातीय विचार होता, जो बहुकारक सिद्धांत और त्रिविमीय बहुत सारे सिद्धांत दिए थे उनमें केवल एक ही चीज़ को महत्व नहीं दिया गया था, और दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता। अगर यही योग्यता बुद्धि होती तो अपन अपने आप नई चीज़ों का आविष्कार नहीं कर सकते थे। अगर अपन किसी देख कर सीखते तो आज भी अपन वही होते हैं जो लाखों साल, मतलब बहुत टाइम पहले थे, क्योंकि अपन देख के सीख रहे हैं। कोई चीज़ को अपन पहले इन्वेंट नहीं कर रहे, आविष्कार नहीं कर रहे, इमेजिन नहीं कर रहे, कल्पना नहीं कर रहे, तो अनुकरण द्वारा तो अपन नहीं सीख सकते। विशिष्ट योग्यता भी नहीं है, क्योंकि इस पर मैंने विशिष्ट के साथ सामान्य योग्यता भी बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामर्थ्यों का समुच्चय, यानी कि जो सामर्थ्य होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो होती है बुद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बुद्धि बालक, मूर्ख बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़ बुद्धि बालक। बाकी ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। जैसे कि जो मूर्ख बुद्धि बालक होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 50 से 70, और जो पिछड़े बालक होते हैं पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, और जो मंद बुद्धि बालक होते हैं मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से 80। और जड़ बुद्धि की तो आपने यहाँ देख ही ली थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जड़ बुद्धि बालक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत है? यानी कि इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है जिसमें जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि का जो परीक्षण है उसका मिसयूज़ किया गया है। उन्नति के मापन के लिए बुद्धि लब्धि का केवल बालकों पर लगाकर अपने अध्यापक अपनी कुशलता को छुपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में या अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो जो बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है उसका मिसयूज़ कहाँ पे किया गया दोस्तों, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्धि लब्धि का केवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता छुपाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि इसके और ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उन्नति के लिए मापन में सहायक, तो इसमें बुद्धि लब्धि का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसमें इसका उपयोग हो रहा है कि बालक की उन्नति हो रही है। अगर जैसे कि किसी बालक की बुद्धि लब्धि कम आई तो उसको अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उससे अच्छा और अध्ययन कराया जाएगा, उसकी बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जाएगा, तो उसकी उन्नति होगी। बालकों को वर्गीकृत करने में भी ये सहायक होगा, तो जिससे पता चलेगा कि कौन से बालक की बुद्धि लब्धि कम है, कौन सा पिछड़ा है, सामान्य, प्रतिभाशाली है, ताकि उन्हें उस तरह से उनका उपचार किया जा सके। अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में भी इसका यूज़ होगा। लेकिन अगर अध्यापक उसका यूज़ केवल उनको अपनी कुशलता छुपाने के लिए करेगा तो वो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, थार्नडाइक के अनुसार निम्न में से बुद्धि नहीं है। जो थार्नडाइक थे उन्होंने थार्नडाइक और गैरेट, इस क्वेश्चन में आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि थार्नडाइक महाशय, थार्नडाइक और गैरेट, इन दोनों ने मिलकर बुद्धि को वर्गीकृत किया था। इन्होंने बुद्धि को बांटा था 3 भागों में। पहले इसके ऑप्शन समझ लेते हैं, यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक और मूर्त। पहले इनका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा मूर्त बुद्धि। अब ये कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। जो गैरेट थे, गैरेट ने बताया था बुद्धि के 3 प्रकार। मैं बताता हूँ, गैरेट ने बताए थे बुद्धि के 3 प्रकार। सामाजिक, सामाजिक के बाद में मूर्त, मूर्त के बाद में अमूर्त, फिर आए थार्नडाइक। थार्नडाइक ने क्या किया, उन्होंने भी ये 3 ही प्रकार बताए थे, बस इसमें मूर्त की जगह उन्होंने बताया था यांत्रिक या गामक को। होती वही चीज़ है, लेकिन उन्होंने उसका जो शब्द परिवर्तन करके
जो मूर्त बुद्धि थी उसको बता दिया था, मूर्त बुद्धि को बता दिया था यांत्रिक या गामक। तो उन्होंने मूर्त बुद्धि को नहीं बताया था, उन्होंने इसकी जगह प्रयोग किया था यांत्रिक या गामक। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मूर्त बुद्धि, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी बुकों में इन दोनों को एक ही माना गया है, और जो थार्डोइक ने भी ये 3 प्रकार ही बताए थे, बस मूर्त बुद्धि की परिभाषा में या फिर इसके उपनाम में इस चीज़ को दे दिया गया था। तो लेकिन यहाँ पर उस थार्डोइक ने इसको नहीं बताया था, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर मूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि असत्य कथन बताना है कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी व अपरिवर्तनशील है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा, चलो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले, कि यह एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता है। बिल्कुल सही है, यह व्यक्ति की मानसिक योग्यता है, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो मानसिक पक्ष से संबंधित होती है, तो ये मानसिक योग्यता है। सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में, किसी वातावरण में अनुकूलन कैसे करेगा, उससे समायोजन कैसे करेगा, उनसे एडजस्टमेंट कैसे करेगा, तो ये सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। व्यवहार से ही आंकी जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपसे अच्छे तरह से बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि अच्छी है, तो वो व्यवहार से भी आंकी जाती है। यह स्थायी व अपरिवर्तनशील है। देखिए ये ऑप्शन में कहा गया है कि बुद्धि जो होती है वो स्थायी होती है और अपरिवर्तनशील होती है। बुद्धि स्थायी तो होती है लेकिन अपरिवर्तनशील नहीं होती है, बुद्धि परिवर्तनशील होती है। अब ये कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। कोई बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि मान लो 90 है, 90 से 110, यानी कि वो बालक औसत है, सामान्य है। लेकिन अगर आपने उसे अच्छा अध्ययन करवाया, उसके अधिगम शैलियों का आपने उस अच्छी तरह से प्रयोग किया, वो जैसे सीखना चाहता है उसको वैसे सिखाया, और कुछ टाइम बाद देखा कि वो 110 प्लस हो गया, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस बढ़ गई। यानी कि अपन बुद्धि लब्धि में अपने इच्छा अनुसार थोड़ा परिवर्तन कर भी सकते हैं और उसे घटा भी सकते हैं। तो बुद्धि जो होती है वो कुछ हद तक परिवर्तनशील होती है, ज़्यादा नहीं होती लेकिन कुछ हद तक अपन उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसलिए बुद्धि परिवर्तनशील होती है। तो इसका ये वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बुद्धि परिवर्तनशील नहीं होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंसी का संबंध किससे? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो इंटेलिजेंसी होती है उसी की मदद से अपन सेंट्रल थॉट्स कर पाते हैं, यानी कि आत्मचिंतन कर पाते हैं, केंद्रीय चिंतन कर पाते हैं। बहुआयामी चिंतन यानी कि अपन हर क्षेत्र में सोच सकते हैं। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, यानी अगर अपन कुछ चीज़ बनाएंगे नई चीज़ तो उसमें ऑब्वियसली बुद्धि को चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए अधिकांश लोग बुद्धिमान होते हैं, मतलब अधिकांश व्यक्ति औसत होते हैं, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंदबुद्धि होते हैं। तो ये कथन कौन से सिद्धांत को इंगित करता है? बुद्धि जातीय विभिन्नता, बुद्धि का वितरण, बुद्धि की वृद्धि, या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा बुद्धि का वितरण। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों को प्रतिभा संपन्न होते हैं, यानी कि इसमें बुद्धि का वितरण बताया गया है कि बुद्धि सभी में समान नहीं हो सकती, बहुत से लोगों में कम होती है, बहुत से लोग औसत होते हैं, बहुत से प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम लोग मंदबुद्धि होते हैं। इसमें बुद्धि का वितरण बताया गया अलग अलग स्तर पे कि मंदबुद्धि, औसत, प्रतिभा संपन्न, तो इनमें बुद्धि का वितरण बताया गया है। तो ये जो है बुद्धि का वितरण का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्धि का वितरण का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष थे? मैंने ऊपर पहले बताया था कि गिलफोर्ड ने जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, उस त्रिआयामी सिद्धांत में उन्होंने जो ये क्यूब बनाया था, इस क्यूब में कितने कोष्ठ थे? उन्होंने इसके कोष्ठ बनाए थे ये, जिसमें उन्होंने संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद नाम की ये 3 टर्म्स दिए थे। उन टर्म्स में ये कोष्ठों की संख्या ये कितनी थी? ये कोष्ठ कितने थे? ऑप्शन है 30, 60, 80, 120। तो इसका राइट आंसर होगा 120। पहले उन्होंने 120 बताए थे, लेकिन जब 1987 में उन्होंने इस मॉडल में संशोधन किया तो पहले बताए थे 120, और 1987 में उन्होंने इसमें संशोधन करके उसको कर दिया था 180। तो अगर 180 भी ऑप्शन में आता तो फिर वो जाता, लेकिन 180 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए 120 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप उसके साथ संतुष्ट होंगे। इसके इस अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। वह जिससे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। देखिए, अगर आप एक शिक्षक होते, या मैं चाहता हूँ कि आप शिक्षक बने और आप तैयारी भी इस चीज़ की करें, तो आप बने। तो जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बालक है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई तू बुद्धिमान है, ठीक है भाई मैं संतुष्ट हूँ, तू बुद्धिमान ही रहे। या फिर उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे कि ये तो बुद्धिमान है, इसको गृह कार्य देने से क्या मतलब। या फिर उसके घर जाकर उसके माँ बाप को सूचित करेंगे कि भाई आपका बच्चा बुद्धिमान है, मुबारक हो। जी नहीं, अगर आपको पता चले कि वह बुद्धिमान है, तो उसे उस क्षेत्र के लिए, या फिर उसे और अधिक वो प्रगति करे, उसे उस तरह अनुप्रेरित करेंगे कि अगर वो बुद्धिमान है तो वो जिस क्षेत्र में उसकी बुद्धिमत्ता अलग ज़्यादा है, उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसे पुनर्बलन देंगे, उसे और ज़्यादा अनुप्रेरित करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये तीन ही ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। सामूहिक और शाब्दिक। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, वेचुलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, या आर्मी बीटा परीक्षण। तो जब आपने बुद्धि के परीक्षणों के सिद्धांत ये परीक्षण पढ़े होंगे, जहाँ पर आपने दो दो प्रकार के, मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ इसके, दो प्रकार के आपने बुद्धि परीक्षण पढ़े होंगे। जैसे कि ये बुद्धि है, बुद्धि परीक्षण, एक मिनट, बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षण दो, अरे यार, बुद्धि परीक्षण ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। व्यक्तिगत भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। ये भी दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। इसके अंदर जैसे वो आते हैं, इसके अंदर आते हैं जैसे कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टर्नफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, टर्मन बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक के अंदर आते हैं कोहज ब्लॉक डिजाइन, वो पोर्टियस की भूल भुलैया, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, बाटिया बेटी बुद्धि परीक्षण, ये अशाब्दिक में आते हैं। सामूहिक की बात की जाए तो सामूहिक शाब्दिक में आता है आर्मी अल्फा परीक्षण और अशाब्दिक में आता है आर्मी बीटा परीक्षण। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सामूहिक शाब्दिक, यानी कि सामूहिक में देखना है और शाब्दिक देखना है, तो सामूहिक शाब्दिक में कौन सा था, अल्फा परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मी अल्फा परीक्षण। बीटा परीक्षण है ये अशाब्दिक, ये है सामूहिक लेकिन अशाब्दिक है, ये है अशाब्दिक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आर्मी अल्फा परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के तीन आयामी सिद्धांत आयाम एवं तत्वों का सही मिलान नहीं है। तीन आयाम तत्वों का सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो जब गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने क्यूब के अंदर संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये तीन टर्म्स बताए थे, जिसके अंदर इन्होंने इसके प्रकार भी बताए थे, विषय वस्तु उत्पाद ज्ञान। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि ये कौन सा मिलान नहीं हो रहा है। तो संक्रिया में मूल्यांकन, विषय वस्तु में संज्ञान और उत्पाद में स्मृति। सही कोड का चयन करना है, केवल सी, ए और बी, केवल बी, या बी और सी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं। गिलफोर्ड ने जो संक्रिया तत्व था, जो संक्रिया आयाम था, इसके अंदर 5 भाग बताए थे। वो था मूल्यांकन, स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी। उन्होंने ये 5 चीज़ें बताई थी, मूल्यांकन, स्मृति, संज्ञान, अपसारी, अभिसारी। तो यहाँ पर देखते संक्रिया में मूल्यांकन आ गया, विषय वस्तु के अंदर उन्होंने संज्ञान को नहीं बताया था, और उत्पाद के अंदर स्मृति को भी नहीं बताया था। स्मृति, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें संक्रिया की ही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट है और ये दोनों गलत है। तो इसमें अपन को मिलान नहीं है। कौन कौन से मिलान नहीं है, तो बी और सी, बी और सी, ये रहा ऑप्शन राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी, यानी कि विषय वस्तु और उत्पाद, ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें होती है
ये संक्रिया के अंतर्गत ही आती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्पेयरमैन, स्टर्न, गिलफोर्ड या वेसलर? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा स्टर्न, जिन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया था बुद्धिमापन क्षेत्र में 1912 में। और इन्होंने बुद्धि लब्धि मापने का एक सूत्र दिया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये इन्होंने सूत्र दिया था। इसको इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको लिखेंगे मेंटल एज अपॉन इंटू सो नहीं लगेगा, ये इन्होंने सूत्र दिया था। लेकिन जब आगे चलकर टर्मन महाशय आए और टर्मन ने इसका आंकिक निरूपण किया और आंकिक निरूपण करके इन्होंने इसमें लगा दिया इंटू 100, तो इसलिए टर्मन ने इसमें इंटू 100 लगा दिया और बुद्धि लब्धि का नया सूत्र बन गया। तो इसका जो सबसे पहले बुद्धिमापन के क्षेत्र में जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था स्टर्न ने 1912 में। तो आज की क्लास के लिए 20 क्वेश्चन इसके एक क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन रह गया, इसको भी देख लेते हैं। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि नहीं है ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, मूर्त बुद्धि। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूर्त बुद्धि। इसका इन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बस इन्होंने अल्फ्रेड बिने थे, ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि के संबंध में परिभाषा बताई थी, जिन्होंने बताया था कि बुद्धि ज्ञान, आविष्कार और आलोचना का, बुद्धि में ज्ञान, आलोचना और आविष्कार निहित होते हैं। इन्होंने ये परिभाषा बताई थी बुद्धि के बारे में, उन्होंने मूर्त बुद्धि के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था, तो इसलिए इसका आंसर होगा मूर्त बुद्धि। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने बुद्धि का एक क्लास सोल्व करा दी, जहाँ पे मैं बुद्धि की एक क्लास और लेके आऊँगा पार्ट 2। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने इससे पहले अधिगम के 2 पार्ट करवा चुका हूँ, 2 पार्ट, और उससे पहले बाल विकास के भी मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपको ये क्लासेस देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर एक अधिगम और इसके जस्ट नीचे बाल विकास, यहाँ के इनके दोनों वीडियो के फर्स्ट पार्ट शो हो रहे होंगे। यहाँ पर जाकर आप वीडियोस भी देख सकते हैं। और आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।